नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 18वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम लोग अभिनय के दो स्थूल उपकरणों पर बात कर रहे थे और ये बात लगभग इस दौर में ख़त्म हो गई है। वाणी और शरीर से संबंधित बात, उसके अभ्यास की बात, उनको अभिनय अनुकूल बनाने के बाद, इस सारे मुद्दे पर हमने बहुत कई दिनों तक बात करी है। ये जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि ये अभिनय के 4 आयामों में या 4 उपकरणों में दो भौतिक उपकरण हैं, वाणी और शरीर। भौतिक का अर्थ ये है कि जो दिखाई पड़ती हैं या स्थूल हैं। अब यह है कि वाणी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ये भौतिक है। वाणी क्या है? ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। और शरीर तो दृश्यमान है ही है, तो इसलिए इनको भौतिक कहा जाता है। भले ही वाणी दिखाई न पड़ती हो, फिर भी वो भौतिक है, क्योंकि वो अस्तित्व भौतिक है। उसमें ध्वनि की कुछ तरंगें होती हैं, वो तरंगें भौतिक है। लेकिन अभिनय कला के दो सूक्ष्म उपकरण भी हैं। सूक्ष्म का अर्थ बहुत माइन्यूट, माइक्रो, जो इन आँखों से दिखाई नहीं देते। लेकिन एक बात बता दूं, आँखों से न दिखाई देने वाले तो कई भौतिक भी पदार्थ भी होते हैं। जैसे वायु है। वायु एक भौतिक तत्व है, पदार्थ है। वो दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उसका आकार नहीं होता। इसी प्रकार से आपका ऊर्जा है, ऊर्जा या बल है, ये भी भौतिक तत्व है। दिखाई नहीं पड़ते लेकिन ये भौतिक है, ठीक है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर दिखाई नहीं पड़ता लेकिन फिर भौतिक है। लेकिन मैं उन न दिखाई पड़ने वालों की इतने दो उपकरणों की बात कर रहा हूँ जो दिखाई भी नहीं पड़ते और भौतिक भी नहीं, वो कोई भौतिक एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी बारीक बात है ना। तो ये जो मन और मस्तिष्क रूपी जो सूक्ष्म उपकरण है, ये अनंत हैं, बहुत न दिखाई पड़ने वाले हैं लेकिन अनंत हैं। जैसा कि भौतिक विज्ञानी कहते हैं, और आजकल तो तमाम दिखाई भी पड़ता है। हम पूरा ब्रह्मांड देखते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, और अनंत आकाश में अनेकों आकाश गंगाएं देखते हैं। ये बाहर का विराट रूप है। यूं ही जब फिर एक कोशिका के भीतर जाते हैं, कोशिका जो खुद नहीं दिखाई पड़ती है, और कोशिका के भीतर भी पता नहीं क्या क्या रचनाएं होती हैं। हम एक परमाणु की ही बात कर लें तो परमाणु में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, उसके ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन फिर भी ये भौतिक हैं। लेकिन हम उन तत्वों की बात करने वाले हैं जो नहीं दिखाई पड़ते और भौतिक भी नहीं है। भौतिक नहीं है का मतलब वो पदार्थ नहीं है, वो चेतना से जुड़े हैं। जहाँ चेतना होगी, जहाँ प्राण होगा, वहीं मन और मस्तिष्क का अस्तित्व होगा। तो ऐसे सूक्ष्म उपकरणों की ओर हमें बढ़ना है अब। तो उन उपकरणों की ओर बढ़ने से पहले हम ज़रा सा बुनियाद के तौर पर कुछ बारीक सूक्ष्म बातें कर लें, जिससे कि आपका जो है एक कम से कम चैनल बन सके, आपको बहुत अजीब ना लगे। तो इन सूक्ष्म बातों को करने के लिए मैं फिर से ज़रा सा शरीर पर आता हूँ। मैं क्या देखता हूँ, अभी मैं अभिनेताओं की बात बाद में करूँगा। हमारे समाज में क्या हो गया है, दिनों दिन हम शरीर धर्मी ज़्यादा हो गए हैं, यानी दिखावटी ज़्यादा हो गए हैं। हम अपने शरीर, अपनी भौतिकता, अपने अस्तित्व यानी अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत हमारे भीतर इंडल्जेंस पैदा हो गई है। इंडल्जेंस मतलब आसक्ति, भौतिकता के प्रति। शरीर जिसमें मुख्य केंद्र है और भौतिकता के प्रति जो है हम बहुत आसक्त हो गए। इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है? जो मन और चिंतन से जुड़ी हुई बातें थी
मन और प्राण से जुड़ी हुई बातें थी, जो सामाजिक चेतना से जुड़ी हुई बातें थी, जो जीवन को एकमय बनाने वाली, प्रेम और सौहार्द वाली या भीतर से जोड़ने वाली, जीवन को निरंतर सुखमय बनाने वाली जो परंपराएं थी, बातें थी, वो भी अब केवल दिखावा मात्र रह गई हैं। उनका आयोजन तो हम करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा या हमारा मन या हमारी संवेदना उनसे नहीं जुड़ती, हमारी भावना उनसे नहीं जुड़ती। ऐसे अवसरों पर, बड़े मांगलिक अवसरों पर, सांस्कृतिक अवसरों पर भी हम लोगों के, हमारे समाज में व्यक्ति की सोच में, पसंद में बिल्कुल भौतिकता ही हावी है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई अभिनेता भी तो इसी समाज से ही आता है। तो समाज में जो एक बहुत व्यापक बदलाव हो गया है, हमें स्थूल धर्मी ज़्यादा हो गए, दिखावा, बाहरी चमक दमक, शोशेबाजी, इसमें ज़्यादा हम फंस गए हैं। इसलिए जो हमारे तीज त्योहार और दूसरी परंपराएं जो मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई हैं, सामाजिक मूल्यों से जुड़ी हुई हैं, नैतिक आध्यात्मिक उत्कर्ष से जुड़ी हुई हैं, वो भी अब केवल ढकोसला मात्र हो गई हैं। उन सब का आयोजन करते हुए भी हम अपने शरीर में ही इंडल्ज रहते हैं, बाहरी चमक दमक में इंडल्ज रहते हैं। और अभिनेता भी तो बेचारा इसी समाज से आता है। वो आता तो है कि हाँ, एक्टिंग की दुनिया में वो कुछ कर डाले, लेकिन कुछ कर डाले के पीछे उसका ये नहीं होता मुझसे कुछ रच जाए, ऐसा नहीं होता, पर होता मैं दिख जाऊं, मेरा भौतिक चमत्कार स्थापित हो, मेरा ऑरा, मेरा व्यक्तित्व लोगों को दिलो दिमाग में छा जाए। और इसकी सबसे बढ़िया जगह तो पर्दा ही है या मॉडलिंग है ना, जहाँ खुद को छवाना होता है, अपनी अपीयरेंस को छवाना होता है। तो लगभग इसी मानसिकता, क्योंकि भीड़ तो वही है, इसी मानसिकता कि भाई चलो हम भी अपने को दिखवावें, जनवावें, लोगों के दिलों में हमारा जो ऑरा है या हमारा जो भौतिकता है, हमारा ये छा जाए, ये मुख्य रह जाता है। ठीक है, और करनी है एक्टिंग है भाई। एक्टिंग में हम करते क्या, मैंने फिर से कहूँगा, जीवन और संसार से संबंधित किसी भी यथार्थ अथवा काल्पनिक भाव, विचार या क्रिया को निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित समय और स्थान पर अभिनेताओं के माध्यम से पुनर्सृजन कर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना अभिनय या संपूर्णता में नाटक कहलाता है। ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा रचनात्मक जो क्या कहना चाहिए आयोजन अनुष्ठान, वो हमारे दिमाग में नहीं रहता। हम अभिनय के लिए आते हैं, लोग हमको देखें, हम जाने जावें, हमारा शरीर जाना जावे। तो इसी चक्कर में क्या हो जाता है, वो अभिनेता अभिनेत्री बेचारे भी कला के जहाँ रचने के, जहाँ भाव और विचार की सर्जना करनी है, उस सर्जना के क्षेत्र में वो अपने शरीर के प्रति अटूट मोह लेकर बने रहते हैं, आसक्ति लेकर बने रहते हैं। और उसी आसक्ति के साथ वो अपने शरीर के विशिष्ट निर्माण के लिए जिम में जाते हैं। नाम है कि अभिनय में जाना है, बम्बई जाना है या थिएटर में जाना है, लेकिन हमें जिस्म बनाना है, और जिस्म भी खास तरीके से बनाना है जिसको लोग देखते रह जाएं। भैया तुम्हारा जिस्म ही देखते रह जाएंगे तो तुम्हारे भीतर जो भाव विचार है, या तुम्हारे भीतर नहीं, जो पात्र के भाव विचार का अवतरण कर तुम दृश्य में बदलने वाले हो, उसको कौन देखेगा, उसका एहसास कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। उसको भी तुम, दर्शक मंडल को भी अपनी ही मोटी सोच की ओर ले जाओगे। तो जिम में इस तरह जाते हैं अधिकतर लोग। लेकिन मैंने कल कहा, जिम में भी आप अपने उपयोग का अभ्यास कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन over indulgence of your persona, of the personal beauty of outer physique, it would be harmful for you and harmful for the whole creation
of the stage or any field of art. Okay, let me go ahead. तो वो इंटेलिजेंस आपकी स्टेज पर भी और स्टेज के अभ्यासों पर भी रहती है। अब नाटक से पूरे जिम न जाए, लेकिन मैं क्या देखता हूं, मैंने तमाम लड़के लड़कियों को टोका है, उनके बाल बड़े बड़े, फिजिकल एक्सरसाइज करा रहे हैं, ग्रुप एक्सरसाइज चल रही है, हर 2 मिनट बाद उनके बालों पर हाथ हो जाता है कि बाल बड़े हैं, संभल नहीं रहे। अब बताइए कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। आप एक जो अभिव्यक्ति परक, अभिव्यक्ति के अनुकूल शरीर बनाने के गहरे धैर्य की और ध्यान की मांग करने वाले अभ्यास से जुड़ नहीं पा रहे हैं। एक एक मिनट में आपका ध्यान आपकी जुल्फ पर जा रहा है, बाकी काम कैसे होगा। अरे हम दूसरों से सीखें, वैज्ञानिकों को तो खैर देखा नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों के बारे में सुना, उनको देखें। अरे हम म्यूजिक का अभ्यास कर रहे हुए बच्चे को देखें ना, कैसा तल्लीन, उन्हें उसको जुल्फ अपनी याद रहती है, न कुछ याद है। नर्तक मार कमर में फेंटा कस के आता है, जूड़ा बांध के आती हैं लड़कियां, बिल्कुल कस के आती हैं, अभ्यास करती हैं। कोई लायबिलिटी, कोई बोझ अपनी पर्सनैलिटी की, किसी भी चीज का कोई बोझ अपने काम में, अपने अभ्यास में, अपने रियाज में नहीं रहने देती हैं वो। लेकिन हम अभिनेता अभिनेत्री इस मामले में बहुत गरीब होते हैं। हमारी सोच, हमारी आसक्ति हमें बहुत छिछला बना देती है। मैं कई लड़कियों को डांटा है, अभ्यास में बड़े बड़े बाल हैं या कुछ फुनगी आगे कटी हुई है, वो अभ्यास में बाधा बन रही हैं और एक एक मिनट में बाधा बन रही हैं। बाधा नहीं भी बन रही हैं, कोई दूसरा काम हो रहा है, तब भी बार बार बालों में हाथ जा रहा है। अरे मन में कब उतरोगे भाई? उस जीवन और संसार से जुड़े हुए भाव विचार की सर्जना के लिए जो धैर्य और एकाग्रता है, जो अपने आप की अपनी संवेदना को उसमें तल्लीन करना है, कब कर पाओगे? तुम तो बाल के तिनकों के मुंह से बाहर नहीं निकल रहे हो। बहुतों को डांटा है, बहुतों को। ये तो एक बात है। इसी तरीके से और जो वेशभूषा है, ऐसी वेशभूषा पहन के आप अभ्यास कक्ष में आते हैं जो आपके लिए बिल्कुल प्रतिकूल होती है, आप उसमें अकड़ जकड़ के रह जाते हैं। हम बॉडी बैलेंस और वेट शिफ्टिंग की एक्सरसाइज कराते हैं और आपकी कसी जीन्स में आपका पैर हिल नहीं पाता है, या इतने अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड कपड़े में एक्टर और एक्ट्रेसेस या स्टूडेंट्स आते हैं कि जो वहाँ पर जो उनके काम के बिल्कुल विरोध में, लेकिन वो उसका मोह नहीं छोड़ पाते। अरे भैया कोई जादू थोड़ी होगा। किसी शायर ने किसी दूसरे संदर्भ में कहा था, ये इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है डूब कर जाना है। मैं यही बात कला के संदर्भ में कहता हूँ। कोई सृजना, कोई भी कला क्रिएशन आसान नहीं है, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। हम क्या खाक डूबेंगे? जो अपने कपड़ों पर, अपनी बनावट पर, अपनी जुल्फों पर, अपने ब्लीच किए गए बालों पर, अपनी फटी जीन्स पर और तरह तरह की अटायर पर, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसी में बिल्कुल घुमड़े जकड़े अकड़े रहते हैं। कब बाहर निकलेंगे? अरे ठीक है, जीवन में आप जो सा करना है करो, लेकिन वंस यू हैव एंटर्ड इन द क्लासरूम और द प्रैक्टिस रूम, just change yourself, just get rid of that bloody indulgence, physical indulgence towards your so called beauty, सुंदरता। मैंने कहा ना, सुंदर तो हर आदमी देखना चाहता है, दिखना चाहता है, लेकिन क्या हर क्षण दर हर सांस में हम इससे जकड़े रहेंगे, इसी इच्छा से? जहां पर जैसा काम है वैसा करें। भाई केवल क्यों एक्टर को ही सुंदर होना चाहिए क्या? केवल एक्ट्रेस को ही सुंदर होना? हर आदमी को सुंदर होना चाहिए। तो किसान हल चलाते समय अपनी सुंदरता के पीछे परेशान रहे, लोहार भट्टी में जो है अब औजार को तपा रहा है, लाल कर रहा है, उसमें वो जो है क्या कहते हैं कि अपनी सुंदरता पे खोया रहे। पायलट जो है फाइटर प्लेन चला रहा है या देशा पे प्लेन चला रहा है, चलाते समय वो इस तरह इंटेलिजेंस में रहे
तो कैसे काम होगा भाई, कैसे काम? एक्टर क्या मतलब, वो दीन दुनिया से कटा हुआ किसी दूसरे ग्रह का में थोड़ी काम कर रहा है भाई, वो भी इसी दुनिया में है, इसी दुनिया से इंटरलिंक्ड है। उसकी जो डे बाय डे की जो उसके जीने के जो एस्पेक्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो बाकी लोगों पर निर्भर हैं। वो एक्टर करके भले दुनिया एक्टिंग करके पता नहीं दुनिया के लिए क्या कमाल करने वाला, मैं नहीं जानता हूँ। वो क्या किसान की बराबरी कर पाएगा, क्या मजदूर की बराबरी कर पाएगा, मैं नहीं जानता। फिर भी कलाकार होना अगर दुनिया में सबसे विशिष्ट होना है तो फिर भैया कम से कम उस मजदूर और उस किसान के बराबर तो आप अपने काम में पूरे समर्पण के साथ डूबना सीखिए। वैसे उनकी बराबरी हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। खैर जो भी बात हो, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भैया अभिनेता अभिनेत्रियों, इस प्रकार के मूर्खता भरे जो है मोह से बाहर निकलिए। मैं बाकी जो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं केवल प्रैक्टिस रूम की बात कर रहा हूँ। और जब आप कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, जब नाटक की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कर रहा हूँ पूरा पूरा रहिए, एक एक क्षण में पूरा डूबा रहिए उस काम के लिए, तो काम होगा। अगर जुल्फे दिक्कत कर रही तो बांध लीजिए, फेंटा कस लीजिए और वैसे कपड़े पहन के आइए, क्योंकि मैं अभी मन के अभ्यास में ले जाने वाला हूँ आपको, विचारों के अभ्यास में ले जाने वाला हूँ। और कई लड़कियों ने बड़ा होने के नाते, दादा दादा करने के नाते लिहाज में मेरी बातें मानी। और मेरा टेरर ये भी इतना भी रहा कि लड़की तक जब रिहर्सल रूम में आ गई तो भैया सर पे कपड़ा लपेट लिया, पगड़ी बांधी, भैया बाल वाल खोले ना और जो है काम होता रहे। मैंने क्या बात है, तो किसी पर मेहरबानी थोड़ी। इससे क्या हुआ, आपने खुद को ही सहयोग किया गहरे उतरने के लिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, गहराई में जाकर ही तो मोती मिलेंगे है। मैंने उस दिन 2 मेढकों का उदाहरण दिया था ना, एक बिल्कुल अपने पिछले पैर के वेब फैला के छप 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 पानी छूता हुआ पार हो जाता है, पार तो वो हो जाता है, लेकिन क्या वो पानी की गहनता का, पानी के घनत्व का, पानी की गहराई का अनुभव ले पाता है? नहीं ले पाता ना। लेता कौन? जो मेढक डाइव लगा के जाता है। तो जो जो गहराई में जाता, हर मिलीमीटर के बाद उसको पानी का घनत्व बदलता हुआ मिलता है। उसके फोर्स के एप्लीकेशन की उसकी जो मात्रा है वो बदलती है। वो पूरा अनुभव लेके जाता है, किस गहराई में, किस वजन में शरीर को क्या झेलना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, वो ये अनुभव लेके जाता है। ठीक है, हम लोग सागर के तट पर, जहाँ पर लहरें, पानी, लहरों का पानी जो है रेत को छू रहा होता है, उसमें 1 फीट अंदर आके मान लेते हैं कि हम सागर में खड़े हैं। फिजिकली तो बात गलत नहीं है, अगर भौतिक रूप से देखा जाए, स्थूल रूप से बात गलत नहीं है। हम मान लो हम समंदर में खड़े हैं, हमने समंदर को जान लिया, हम समंदर में हैं। क्या हुआ कि हमने समंदर को जान लिया? समंदर को तो भाई साहब वो वैज्ञानिक जान रहा है जो प्रशांत महासागर की सबसे गहरी ट्रेंच में एक कैप्सूल बना के करीब 9 किलोमीटर या 11 किलोमीटर गहराई में है। वो हम कह सकते हैं वो है सागर में, वो प्रशांत महासागर में है। हम लोग इसी तरह रंगमंच की छुअन पे आके, जहाँ से रंगमंच आम जीवन को छूने वाली जो बॉर्डर लाइन होती है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, समझे हम रंगमंच, हम कलाकार हो गए, हमने जान लिया हम तो कलाकार हो गए। इसको कहते हैं ढैया छूना। आग का दरिया है, डूब कर जाना है और उसके लिए अप्रोच बनानी है। छोटे मोटे बेवकूफ़ी भरे मोह छोड़ने पड़ते हैं। ग्रीन रूम में हम देखते हैं लड़के लड़कियां क्या कहते हैं, अरे सर मुझ में ये अच्छा नहीं लगता। अरे बेवकूफ़ो, तुम अभी तक मुझ कर रहे हो, तुम पात्र में कब जाओगे? तुम अब हो कहाँ जो तुम मुझे ये अच्छा नहीं लगता, नहीं बाल इधर कर दीजिए या कपड़ा इधर कर दीजिए, कॉलर ऐसे कर दीजिए, तुम वहाँ हो कहाँ? तुम क्या पात्र निभाओगे थोड़ी देर में जाकर? बड़ा दयनीय मोह होता है, जबकि भाव मन से बिल्कुल
तादाद में स्थापित कर जाना, खुद को खाली कर देना पड़ता है। पात्र का ही चिंतन विचार अवतरित करने पड़ते हैं और हम अपनी जुल्फें भूले बगैर ऐसा कर लेंगे। हमारी बिंदी छोटी अच्छी लग रही कि बड़ी अच्छी लग रही है, मेरे में हम यहाँ तक अपने को नहीं भूल पाएंगे तो पात्र क्या निभाएंगे। बहुत सारी बेवकूफियां हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन में ऐसा, जीवन में जो चाहे करो, लेकिन जब काम कर रहे हो, क्योंकि जीवन में हम किसी को दूसरे को बदल नहीं सकते, लेकिन अगर काम के समय में आप नहीं बदले तो आपका काम, आपके काम में बुरा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप अपनी योग्यता के हिसाब से भी उपलब्धि नहीं कर पाएंगे। आपकी अपनी योग्यता का ही पूरा उपयोग, समुचित उपयोग नहीं होगा। इसलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मन से बड़े बनिए, थोड़ा विराट बनिए। छोटे मोटे बेवकूफ़ी भरे मोहों को तिलांजलि दीजिए। रचना के समय, क्रिया के समय उसको भस्म करिए। आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, जो आसान काम नहीं है। काम को जितना बड़ा समझोगे उसको उतना ही बड़ा करने की संभावना बनेगी। जितना छोटा समझोगे तो आपने समझ ही बहुत छोटा रखा है, समझ ही बहुत ऊंचा रखा है, तो करोगे क्या, है ना।